नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो अपना हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री नोट्स की जो क्लास है उसमें टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पहले के वीडियो जो है वो भी आप देख लीजिएगा। सीधा आपको चैनल के अंदर जाना है और यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट है और इंडियन हिस्ट्री की स्पेशली अलग से नोट्स की प्लेलिस्ट है। जैसे आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने अभी तक दो जो प्लेलिस्ट की मतलब जो वीडियो पे के अंदर अपन ने बात की है, इतिहास का अर्थ, ईसा पूर्व क्या है, भारत के महत्वपूर्ण संवत कौन से हैं और मानव की उत्पत्ति या विकास, ये वीडियो जो है वो आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद अपना इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के अंदर अपन देखेंगे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। थोड़ा ये टॉपिक क्या है कि लेंदी हो जाता है क्योंकि इतिहास को जानने के स्रोत बहुत अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मुख्य दो जो स्रोत है वो, और उसके बाद में समझ के आधार पर जो इतिहास के स्रोत देखे गए हैं वो, तो एक एक करके आराम से देखते हैं। और साथ में आप पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर, लिंक टेलीग्राम का, उसमें आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहां इसकी अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो है साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो किताबें लिखी हुई है, मतलब साहित्य, जो जैसे साहित्य की बात करें, कोई धार्मिक साहित्य हो गया, कोई विदेशी आदमी आया उसने कुछ किताब लिखी तो वो साहित्य हो गया। और उसके बाद में दूसरा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरानी जितनी भी अपने को जो सामग्री मिली है ना, उस सामग्री से अनुमान लगा के जो डिसाइड किया गया है वो आपके विभाजन का एक तरीका है। तो कुल मिला के बात ये समझनी है कि इतिहास को दो भागों में बांटा गया है स्रोतों के आधार पर, एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि स्रोतों के आधार पर जो है वो दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करें साहित्यिक स्रोत की, यानी ये जो साहित्यिक स्रोत है, इस साहित्यिक स्रोत को भी पुनः तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य के अंदर बात करें तो धार्मिक साहित्य हम कौन से आएंगे? देखो, धार्मिक साहित्य को भी पुनः तीन भागों में बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यानी ये जो धार्मिक साहित्य है, इस धार्मिक साहित्य को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है कि भाई ब्राह्मण साहित्य से जो जानकारी मिलती है वो, बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है वो, और जैन साहित्य से जानकारी मिलती है वो। तो ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या दिया हुआ है? देखो, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, महाकाव्य है, पुराण है, स्मृतियां हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आ जाएगी ब्राह्मण साहित्य में। उसके बाद में बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य से हमारे को क्या क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे प्राचीनतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, जिसमें पिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी, ठीक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, कुछ जातक कथाएं भी इसमें शामिल है। तो उससे भी हमारे को इतिहास के बारे में जानने की जानकारी मिलती है। उसके बाद में जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में भगवती सूत्र जो है उससे भी अपने को काफी जानकारी मिलती है। उसके बाद में जो आपका ये जो पार्ट आता है ख वाला, धर्मेतर साहित्य, यानी धर्मेतर साहित्य क्या? ऐसा जो साहित्य धर्म से संबंधित नहीं हो, ऐसी किताबें जो धर्म से संबंधित नहीं हो, यानी उनका संबंध जो है वो धर्म से नहीं है, ठीक है ना। ऐसा साहित्य जिसका संबंध धर्म से नहीं है, ऐसा साहित्य जो धर्म से संबंधित नहीं है। इसके अंदर बात करें तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, कलहण की राजतरंगिणी है, महाभाष्य पतंजलि है, मालवी का अग्निमित्र जो कालिदास की कृति है वो, हर्षचरित आपके बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी किताबें जो साहित्य से संबंध मतलब धर्म साहित्य से संबंधित नहीं होकर के इनसे संबंधित है और अपने को और अधिक जानकारी मिलती है। तो ये हो गई धर्मेतर साहित्य। तो धर्मेतर साहित्य से भी हमारे को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में बात करें विदेशियों के विवरण, ठीक है, विदेशियों के विवरण के आधार पर बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। यूनानी इतिहासकार, ठीक है, चीनी लेखक और अरबी लेखक। अपने भारत में यूनानी भी आए हैं, चीनी भी आए हैं और अरबी भी आए हैं। तो इसमें देखो इंडिका मैगिस्तनीज की, फोंकुओ थी, ये फायान की, सीयू की, यहनसोंग की, किताबुल हिंद अलबरूनी की, चचनामा अल्बी की, क्योंगुर और तेंगुर ये तारानाथ की। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी किताबें जिससे अपने को जानकारियां मिलती हैं। तो अपन ने अभी तक क्या चीज देखी कि भाई इतिहास को जानने के स्रोतों के अंदर बात करें तो इतिहास के स्रोतों के आधार पर दो स्रोत, जिसमें अपन ने साहित्यिक स्रोत की बातचीत की। साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक साहित्य जो धर्म से संबंधित है, जो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन साहित्य।
उसके बाद में धर्मेतर, यानी जिसके अंदर धर्म से संबंधित किताबें नहीं है, जैसे कि जितने भी अपने यहाँ पे लेखक आए घूमने के लिए, जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने जो किताबें लिखी वो सारी की सारी इसमें चली जाएगी। और विदेशी यात्रियों के विवरण तो विदेशी जो लोग विदेशी आए थे, जो उन्होंने यहाँ पे रहा और ये पूरी चीजें देखी, वो चीजें। अब आगे ख, यानी दूसरा जो पार्ट आता है, जो है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत तो अपन ने पढ़ लिया, अब जो अपन देखेंगे वो देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों के अंदर क्या है, देखो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन आती है, मूर्तियां आती है, चित्रकला आती है, उत्खनन अवशेष आते हैं। ये सारे के सारे जो है वो आपके पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गई स्रोतों के आधार पर बात कि भाई स्रोतों के आधार पर, यानी अपने को जो सबूत प्राप्त हुए उन स्रोतों के आधार पर बात करें तो दो भाग अपन ने देख लिए। कौन कौन से, एक तो साहित्यिक स्रोत देख लिया और दूसरा अपन ने देख लिया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ये दोनों चीजें देख ली। अब इतिहास को समझने के आधार पर उसके अलग अलग भाग किए गए हैं। कौन कौन से भाग किए गए हैं, जैसे समझने के आधार पर भारतीय इतिहास के भाग। सबसे पहला भाग है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये देखो इतिहास को समझने के आधार पर प्रकार। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये जो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल है इसे आपके पाषाण काल नाम दिया जाता है, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो आती है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे इसको और अच्छी तरीके से देखें तो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको देखेंगे तो क्या क्या देखो, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का मतलब है कि ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, जैसे कि पूर्व पाषाण काल। ये जो पूर्व पाषाण काल है इसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पाषाण काल को पुनः 3 और भागों में बांटा जाता है, निम्न पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब ये जो इनके डेट है, इन डेट में आपको कहीं ना कहीं विभिन्नताएं देखने को मिल जाएगी ईसा पूर्व वाली में, क्योंकि डेट कोई फिक्स नहीं है इनकी। कुछ किताबों में कुछ और दी हुई है, कुछ किताबों में कुछ और दी हुई है। ठीक है ना, तो ये आप अपने स्तर पर देख लेना कौन सी किताबों में। हालांकि ये मैंने जो मैप लिया है ये ऑथेंटिक दृष्टि IAS की पेज पे है और उसी को मैंने यहाँ पे दिया है ताकि अपने को ज्यादा देखना नहीं पड़े। वो काफी बड़ी संस्था है तो उन्होंने डेट सही दी है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के लक्षण में देखें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और उदाहरण के तौर पर बात करें तो पाषाण काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक की बात है कि भाई इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, अपठनीय, जैसे कि सिंधु सभ्यता। और ऐतिहासिक काल का मतलब है पुरातात्विक साहित्य और दोनों उपलब्ध है और उनको आराम से पढ़ा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में अपन एक एक का अलग से वर्णन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के अंदर अपन ये पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और निम्न और ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक के अंदर अपन सिंधु घाटी सभ्यता वाला वो सारा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जिसकी बात करेंगे वो है आद्य ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के अंदर अपन सबसे पहला पार्ट जो देखेंगे वो देखेंगे पूर्व पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, इस काल को 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है, 3 भागों में दिख रहा है। पूर्व पाषाण काल को बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, निम्न पाषाण पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये मध्य पूर्व पाषाण काल अलग है और मध्य पाषाण काल अलग है। ठीक है ना, ये दोनों में डिफरेंट है इनमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं, पूर्व पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल की। तो ये आपका पूर्व पाषाण काल और उसमें ये आपका निम्न पाषाण काल। अब पाषाण काल का मतलब क्या है, पाषाण काल का मतलब ऐसा काल जिसमें पत्थरों को महत्वता दी गई। जो पत्थर होते हैं, पत्थर का उपयोग महत्वपूर्ण था, यानी वहां अगर आपके पास भाटा है, पत्थर है तो सब कुछ है, बहुत अमीर है आप, पत्थर है। अगर आपके पास पत्थर या भाटा दगड़ नहीं है तो आप अमीर नहीं है। तो ये था पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है निम्न पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 तक माना जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता की बात करें तो इसके अंदर मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। ध्यान रखना, इसमें मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। क्वार्टजाइट पत्थरों का इसमें उपयोग किया जाता था। मनुष्य का कोई निवास स्थान नहीं था, मतलब वहां पे कोई स्थायी निवास करता नहीं था। इसे चापर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। चापर एक तरफ धार वाला हथियार होता है और चॉपिंग दोनों तरफ हथियार वाला होता है। देखो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ये इसके
दोनों ओर धार है, और ये इसके सिर्फ एक तरफ धार है। तो एक तरफ धार है, ये तो है आपका चॉपर, ठीक है, और दोनों तरफ धार है, ये है आपका चॉपिंग। तो इसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, जिसके रीजन क्या है कि ये आप देख लेना। इसमें मानव समूह बनाकर शिकार करके भोजन करने जाता था, ठीक है। प्रमुख स्थल की बात करें तो कश्मीर, राजस्थान का थार क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर स्थित बेलन घाटी या बोलन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन नदी घाटी कर्नाटक या आंध्र प्रदेश आदि ये क्षेत्र है। प्रमुख औजारों की बात करें तो क्वार्टजाइट पत्थर की बनी कुल्हाड़ी है, हस्त कुल्हाड़ी जिसे हस्त कुठार, इंडेक्स, गंडासा, ये पेम्बुल के गोल चिकने पत्थर, जैसे देखो ये पेम्बुल का गोल चिकना पत्थर, ये रहा पेम्बुल का गोल चिकना पत्थर। कई बार देखो जो पानी होता है ना, पानी के साथ में लुढ़क लुढ़क कर पानी जो पत्थर होता है वो गोल बन जाता है बिल्कुल सा, उसको बोलते हैं पेबुल, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसके हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये सारे के सारे उपकरण है हैंडेक्स उपकरण है, यानी हस्त कुठार जो हाथ से पकड़े जाते हैं। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा पूर्व पाषाण काल के अंदर जो पहला भाग है निम्न पूर्व पाषाण काल, टाइमिंग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसमें मनुष्य ने आग की खोज की थी, क्वार्टजाइट पत्थर थे, कोई स्थायी निवास नहीं था। चॉपर शॉपिंग संस्कृति कहते हैं, चॉपर एक तरफ धार वाला हथियार है, चॉपिंग दो तरफ धार वाला हथियार है। मानव समूह बनाकर शिकार करने जाता था। प्रमुख स्थल देख लिए और प्रमुख औजार देख लिए, कंप्लीट। अब बात करेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल की। देखो मध्य पूर्व पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। आग का प्रयोग व्यापक रूप से किए जाने लगा था। इस काल में पत्थर के गोल वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र नेवासा, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, पश्चिम बंगाल का पाकुंडा, पुलरिया, ये सारे के सब पुरुलिया, ये सारे के क्षेत्र है। और औजार की बात करें तो पत्थर की पपड़ियां बने फलक, छेंदनी, खुर्सी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। हथियारों में क्वार्टजाइट के अलावा जैस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। आगे बात करेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल। और उच्च पूर्व पाषाण काल की बात करें तो ये आपके है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम। इस काल को होमोसेम्पियनशिप अर्थात मतलब जो आधुनिक मानव है उसके उदय का काल माना जाता है, उच्च पूर्व पाषाण काल। और इस काल का मानव शैल श्रेयों में रहने लगा था, ठीक है, गुफाओं के अंदर रहने लगा था। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। ध्यान रखना, मानव चित्रकारी कौन से काल में करता है? उच्च पूर्व पाषाण काल में करता है। और इस काल के चित्रकार के साक्ष्य मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से अपन देख सकते हैं। प्रमुख स्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, महाराष्ट्र स्थित बीरजापुर, इनाम गांव, केरल स्थित चित्तूर, झारखंड स्थित छोटा नागपुर का पठार आदि। और प्रमुख औजार हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षिणी एवं छलक आदि इसमें आते हैं। अब आपके आता है मध्य पाषाण काल। तो आपका जो पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल के जो 3 भाग थे, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल, ये अपन ने पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब टाइमिंग क्या है? तो इसका टाइमिंग जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसको संक्रमण काल कहते हैं, मैक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल के मानव मछली पकड़कर शिकार करके खाद्य सामग्री एकत्रित कर जीवन यापन किया करते थे। मानव द्वारा पशुपालन करने के प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी प्राप्त होते हैं, और एक तिलवाड़ा है, यहां से भी प्राप्त होते हैं। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते हैं। इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक महदा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। इस काल के मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने की प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर से भी प्राप्त होते हैं। इतिहासकारों के मत है कि मातृ देवी की उपासना और सवादान की पद्धति संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुई थी, यानी मध्य पाषाण काल जो था इसमें प्रारंभ हुई थी। प्रमुख स्थान की बात करें तो बिहार का पायसरा, मुंगेर, राजस्थान का बागोर, गुजरात का लंगनाथ, उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नहर राय, प्रतापगढ़ और महागढ़, मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़ और भीमबेटका ये प्रमुख क्षेत्र है। औजारों की बात करें तो सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था। इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के ही बने होते थे, लेकिन पूर्व पाषाण की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक अर्थात लघु पाषाण कहा गया। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिये और आरी आदि हथियार मिलते थे। नुकीले, क्रूड, त्रिकोण, ब्लेड और नवचंद्राकार आदि आकार के हथियार भी मिले हैं। आगे बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल विश्व के लिए 9,000 ईसा पूर्व से लेकर भारत के लिए
7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना, हथियार बनाना सारी इसमें हो चुकी थी। पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग होता था। इस काल में मिट्टी के बने बर्तन, मृद भांडों का प्रयोग, उनमें विविधता मिलती है। ग्राम समुदाय प्रारंभ हो चुका था, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हो चुका था। संभवतः इसी काल में सारी चीजें हुई थी, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहता था। नवपाषाण काल के अंदर मनुष्य स्थायी निवास करने लग गया था। इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल के अंदर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से जौ और गेहूं, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया जाने वाला जो अनाज है वो जौ है। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। देखो, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई लिंक कैसे बना सकते हैं। देखो, चावल के लिए क्या चाहिए? पानी, और अपने को पानी कैसा पसंद है? कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। तो ध्यान रखना, चावल अधिक पानी में होता है, और पानी को अंग्रेजी में अपन क्या कहेंगे भाई? चिल्ड। एक कोल्ड पानी देना भाई, ठीक है। तो कोल्ड, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक या जो भी है, इस तरीके से आप याद रखें। कोल्ड हवा से अपने को चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और जले हुए चावल की बात करें, जले हुए चावल के अगर साक्ष्यों की बात करें तो आपको कहां मिलते हैं? कालीबंगा। कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा रूपी घर, हड्डी के औजार आदि मिलते हैं। साथ ही कब्रों में मालिक के साथ उनके जो पालतू जानवर है उनको दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींग से बने उपकरण मिले हैं। कुंभकरी सर्वप्रथम इसी काल में प्रारंभ हुई थी। यानी जो कुंभकरी है, कुंभगिरी जो है, कुंभकरी जो मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है वो इसी काल में प्रारंभ हुई थी। पॉलिशदार मृद भांड, पॉलिशदार मृद भांड की जो चटाई साफ वाले मृद भांड प्रमुख इसी के अंदर आपके प्रारंभ हुए थे। ठीक है। कर्नाटक की पिकली हल से राख के ढेर के निवास मिलते हैं, और यहाँ के जो निवासी है पशु पाला करते थे। प्रमुख स्थल की बात करें तो सुतरू, मरकरोडा, असम, उंतूर, चिरांद, बुर्ज होम, गुफराल, कोल्डी हवा, ये सारे के सारे इसके प्रमुख स्थल है। ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन ने सरलता के आधार पर नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल जो है आपके इनके सारी की सारी चीजें देख लिया है। यानी अपना ये जो पूरा है ये अपन ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आगे आता है आदि ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर लिखित साक्ष्य है, लिपि है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे सैंधव घाटी सभ्यता। सैंधव घाटी सभ्यता शुरू करने से पहले अपन पाषाण काल को देखेंगे। पाषाण काल में अपन एक अलग देखेंगे, पाषाण काल तो देख लिया, अपन देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल जो है वो अपन देखेंगे, और उसके बाद में अपन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू। तो ये जो नोट्स है वो पीडीएफ में अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से देख लेना। और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।